गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आज आप लोगों को कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय पहला अध्याय पढ़ाएंगे। इसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइज्म। ठीक है, यानी जीवों में जनन, जीव किस प्रकार से जन्म करते हैं, मतलब जीवों में जनन कैसे होता है। जब जन्म ना होता तो सृष्टि ना होती। जन्म की जो प्रक्रिया है यही हमको मतलब जीवन देने की जो प्रक्रिया है, जनन यही प्रक्रिया है। रिप्रोडक्शन यही क्या होता है, जन्मांतर तक लोग रहते हैं, इसी से जनसंख्या में वृद्धि होती। पेड़ पौधों में जीवों में हर प्रकार से ये रिप्रोडक्शन का ही कारण है, जीव विज्ञान का ही कारण है। जीव विज्ञान में जीवों के जन्म में पढ़ेंगे कि मतलब जीव किस प्रकार से जन्म होता है, जीव में किस प्रकार से जन्म होता है कि उपरांत किस प्रकार से जीव जन्म लेते हैं। कह रहे हैं पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीव पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्मे हैं, यानी पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्मे हैं सबकी एक निश्चित आयु होती है, सबका एक निश्चित जीवन काल होता है। चाहे एनसीईआरटी में 5 दिए गए हैं, ठीक है, और कुल मान लीजिए आपको 20-25 जानना है, सबका हम बताएंगे लगभग जीवन काल किसका कितना होता है। ठीक है, इनका जीवन काल होता है, जीवन काल जानना पड़ेगा कि किस का जीवन काल कितना होता है। पृथ्वी पर जन्मने वाले सभी जीवों का जीवन काल, ठीक है, सबका तो जानना संभव नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो किताब की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से उनको जानना जरूरी है कि उनकी आयु, उनकी जीवन काल उनका कितना होता है, ये जानना जरूरी है। कह रहे हैं कि सभी जीव में जन्म के पश्चात वृद्धि होती है। सभी जीवों में जो सजीव होते हैं, सभी सजीवों में, सजीव जो होते हैं, सभी सजीवों में वृद्धि होती है एवं विकास होता है। वृद्धि विकास दोनों कुछ अंतर होता है। वृद्धि होती है, विकास होता है। सभी सजीवों में जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया होती है। और सभी जीव क्या करते हैं, इनमें एक परिपक्वता आती है, ठीक है, इनके एक परिपक्वता होती है, एज होती है, ठीक है, जिस एज में पहुंचने के बाद वयस्कता जिसके होते हैं, वयस्कता होती है, ठीक, वयस्कता के अवस्था पर पहुंचने के बाद ही यह जनन क्रिया संभव हो पाती है। ठीक है, जनन क्रिया संभव हो पाती है, इसकी भी एक निश्चित आयु है। करें आयु बढ़ने के साथ जीवों में शक्ति का ह्रास होता है। स्वाभाविक सी बात है कि आयु जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपके अंदर की शक्ति का क्या होगा, ह्रास होगा। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी शक्ति का क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे समझेंगे। अतः अंत में आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे जैसे पहले जब जन्म होता है, फिर जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उनकी शक्ति कुछ रहती है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो उनकी शक्ति कुछ होती है, और आगे बढ़ते हैं तो उनकी शक्ति कुछ होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे क्या होती है, शक्ति बढ़ती जाती है। और एक अवस्था ऐसी आती है जहां से फिर शक्ति का क्या होता है, ह्रास होना शुरू हो जाता है। वहां से शक्ति का क्या होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे शक्ति ह्रास होते होते शून्य हो जाती है, और अंत में आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर जितने भी जीव इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्मे हैं सबकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होगी, यह बात एकदम निश्चित है। ठीक, तो ये जानना है। कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवों का अध्ययन, ठीक है, जीवों का अपघटन, जीवों के जो मृत्यु के पश्चात जीव जिन पदार्थों से बने हैं होते हैं, उन्हीं पदार्थों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, टूटकर फिर उन्हीं पदार्थों में मिल जाते हैं जिन पदार्थों से वह बने होते हैं। जैसे क्या करें, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, समझ रहे हैं, और सल्फर आदि ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनसे हमारा शरीर
जिसे सभी जीवों का शरीर बना हुआ है और इन्हीं में अंततः क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अंततः आगे देखेंगे, कोई भी जीव अमर नहीं होता है, कोई भी जीव अमर नहीं होता है, सबकी मृत्यु एक ना एक दिन क्या होती है, निश्चित होती है, आदमी जरूर मरता है। कहें प्रत्येक जीव की एक निश्चित अवधि होती है, हर जीव की एक क्या होती है, निश्चित अवधि होती है कि जिसमें उस अवधि तक जाते जाते मनुष्य क्या हो जाता है, मर जाता है। सबकी अनुमानित है, किसी की कोई निश्चित नहीं है कि कोई 15 साल में ही खत्म होगा, 2-4 साल आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, एक अनुमानित एक आंकड़ा है। ठीक है, उस आंकड़े के हिसाब से हम आयु का अनुमान लगा के लिखते हैं कि लगभग इतना होगा। कह रहे हैं अतः जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की समय अवधि जीवन काल कहलाती है। जीवन काल क्या होता है, जन्म से लेकर जीवन, अगर कोई पूछता है जीवन काल क्या होता है, जीवन क्या होता है, ठीक है, जीवन क्या, आपको जीवन की डिफिनेशन पूछता है कि जन्म से लेकर, जीवन की डिफिनेशन क्या होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को ही जीवन काल कहते हैं, अर्थात जीवन समय कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर। कह रहे हैं विभिन्न जीवों का जीवन काल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग जीवों का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है। अभी हम कुछ जीवों का जीवन काल आपको बताएंगे, लेकर दिखाएंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि किसका किसका जीवन काल कितना कितना होता है, जो आपको जरूरी है। कुछ चीजें आपको, कुछ डाटा हम आपको उपस्थित करवाते हैं, बताते हैं। ठीक, करें उदाहरण के लिए जीवाणुओं का जीवन काल कुछ घंटों का ही या कुछ दिनों का ही होता है। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु का मतलब जीव के जो होते हैं अणु, जीव के जो क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनका क्या होता है, जीवन काल कुछ ही दिनों का या कुछ ही घंटों का होता है। जीवाणुओं का जीवन काल कह रहे हैं कि जबकि बरगद के वृक्ष का जीवन काल 200 वर्ष, 250 वर्ष ज्यादा होता है, जीवन काल सैकड़ों वर्ष तक होता है। वहीं बरगद का जीवन काल क्या होता है, कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों से अधिक होता है। लेकिन वहीं जीवाणुओं का जीवन काल कुछ घंटे या कुछ दिन तक ही होता है। ऐसी भी बात है। ठीक है, अच्छा, अब आइए हम कुछ जीवों के अनुमानित जीवन काल जानते हैं कि कुछ जीवन अवधि क्या होती है, अनुमानित जीवन अवधि कुछ जीवों की हम जानते हैं, इनके बारे में और समझते हैं। जैसे होगा हाथी, हाथी की जान लीजिए। हाथी के बाद क्या हो गया, कुत्ता हो गया, तितली हो गई, कौवा हो गया। हाथी के बाद कुत्ता हो गया, हाथी के बाद कुत्ता हो गया, तितली हो गई, इसकी तितली हो गई। उसके बाद फिर कौवा, गाय, तोता, कौवा हो गया, गाय हो गई, तोता हो गया। इन सबकी जीवन अवधि कितनी कितनी है ये आप नोट कीजिए। हाथी की जैसे है 70 वर्ष, हाथी की लगभग कितना है, 70 से 75 वर्ष भी कह सकते हैं, 75 वर्ष, 70 से 75 होती है। ऐसे कुत्ते के 15 से 16 वर्ष, 15 से 16 वर्ष लगभग कुत्ते का जो जीवन काल होता है, इतना होता है। तितली का जीवन काल, ठीक है, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह होता है, 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, और कौवे का जो जीवन काल होता है 15 से 16 वर्ष होता है, लगभग 15 से 16 वर्ष लगभग होता है कौवे का जीवन काल। ठीक है, ऐसे गाय का जो जीवन काल होता है वो 26 से 27 वर्ष होता है, 26 से 27 वर्ष गाय का जीवन काल होता है। और तोता का जीवन काल जो होता है लगभग 140 वर्ष होता है, लगभग 140 वर्ष होता है। ये हो गया तोते का जीवन काल। ऐसे और बहुत से जीव हैं। ठीक है, जैसे मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया, जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं। ठीक है, इसका जीवन काल कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। कितना है, लगभग 60 वर्ष इसका जीवन काल है। ठीक, ऐसे ही कछुआ जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते चल रहे हैं। कछुआ का जीवन काल कितना होता है, लगभग ये आप ध्यान रखेंगे। कछुआ का जीवन काल होता है 200 से 250 वर्ष, 200 से
लगभग 250 वर्ष, 200 से 250 वर्ष कछुआ का जीवन काल होता है। ठीक, अच्छा, ऐसे धान गेहूं गुलाब सब होता है। धान का हो गया, गेहूं का हो गया, गुलाब का हो गया, धान गेहूं गुलाब हो गया। ठीक है, केला बरगद पीपल, केला हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। इन सब की जीवन अवधि हमको जानना है। ठीक है, इन सब की जीवन अवधि हमको जानना है। 3 से 4 माह, 4 से 4.5 माह, 3 से 4 माह होती है इसकी, और इसकी 4 से 4.5 माह होती है गेहूं की। धान की क्या होती है? 3 से 4 माह, और गेहूं की 4 से 4.5 माह। ठीक है, 5 से 7 वर्ष गुलाब की होती है, 5 से 7 वर्ष लगभग किसकी होती है? गुलाब की। और केले की लगभग कितनी होती है? 25 वर्ष आयु होती है। केले की आयु लगभग कितनी होती है? 25 वर्ष, याद रखेंगे। और बरगद की लगभग 200 वर्ष, बरगद की लगभग कितना होती है? 200 वर्ष आयु होती है। ठीक है, इसके बाद पीपल की लगभग 2000 वर्ष, पीपल की आयु सबसे ज्यादा होती है 2000 वर्ष, पीपल की आयु सबसे ज्यादा होती है 2000 वर्ष, 2000 वर्ष होती है पीपल की आयु। ठीक है, तो ये कुछ आयु आपके अनुमानित आयु के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको जानिए, बहुत जरूरी है। हाथी की 75 वर्ष, कुत्ते की 15 से 16 वर्ष, तितली की 1 से 2 सप्ताह, और कौवे की 15 से 16 वर्ष, गाय की 26 से 27 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष। ठीक है, कछुआ का 200 से 250 वर्ष, धान का 3 से 4 माह, गेहूं का 4 से 4.5 माह, गुलाब का, ठीक है, गुलाब का 5 से 7 वर्ष। ठीक है, और केला का 25 वर्ष लगभग, और बरगद जो है, बरगद का लगभग 200 वर्ष, और पीपल का लगभग 2000 वर्ष। इतना जीवन काल होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका हुआ? पीपल का हुआ। सबसे ज्यादा जीवन काल पीपल का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे अपनी किताब के हिसाब से, वनस्पति विज्ञान के हिसाब से ध्यान रखेंगे। ठीक, जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद आप जानेंगे जनन परिचय। ठीक है, मतलब जनन कैसे होता है, जीवों में जनन कैसे होता है, इसका परिचय हम देखेंगे। जनन परिचय यानी जनन कैसे होता है, जनन किस प्रकार की प्रक्रिया है, जनन की परिभाषा हम जानेंगे। ठीक है, जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है, देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, हम बताते चल रहे हैं आपको। आप बताइए जनन, जीवों में जनन किस प्रकार से होता है? जनन क्या है? जनन, ठीक, आपको समझना है जनन क्या है। जनन मतलब वृद्धि, रिप्रोडक्शन, अपने आप में वृद्धि, कैसे अपने में, अपनी जातियों में प्रतिवर्ष यानी हर समय वृद्धि करना ही, ठीक है, क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। ठीक है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक जीव अपने समान, जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीव उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। कह रहे हैं जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान
अन्य जीव उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। ये जनन की प्रक्रिया हुई, जनन की परिभाषा हुई। अगर कोई पूछता है जनन क्या है या जनन की परिभाषा क्या है रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो आपको जनन की परिभाषा में यही बताना है कि जनन क्या है, अपनी जातियों में वृद्धि करना ही क्या है जनन का। सभी जीव अपनी जातियों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जीवों का अपनी जातियों में वृद्धि करना ही जनन कहलाता है। ये आपको जानना है, ठीक है। अच्छा, जनन में होता क्या है? जनन मतलब वही जीव अपने समान जीव कैसे उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसी आनुवांशिक पदार्थ के माध्यम से ही, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव में अपने समान जीव उत्पन्न कर पाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, एक से दूसरे में जाता है, ठीक है, नहीं, नर से मादा में आनुवांशिक पदार्थ, और अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए उसे प्रेरित करता है, जिससे उसके समान नया जीव उत्पन्न होता है। हर जातियों में, हर प्रकार के जीवों में इस प्रकार के क्रियाकलाप होते रहते हैं, करे हैं। अब जो ये जनन की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लैंगिक जनन, एक होती है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जनन के उद्देश्य क्या होता है, मतलब जनन का जो है उद्देश्य क्या होता है, कि मतलब किस उद्देश्य से जनन करना चाहिए। जो अपनी जातियों में निरंतर वृद्धि बनाए रखने के लिए जनन करना चाहिए। दूसरी बात है, अपनी जाति में वृद्धि करने के लिए, अपनी जातियों में वृद्धि करने के लिए जनन करना क्या है, बहुत आवश्यक है। दूसरा, समष्टि का यानी समुदाय का जो गठन है, ठीक है, वो अपनी जातियों से ही हो पाता, नहीं तो उस जाति का धीरे धीरे क्या हो जाता है। बहुत सी ऐसी पृथ्वी पर जातियां आई और धीरे धीरे उनका क्या हो गया, जैसे गिद्ध देखो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। पहले आप डायनासोर देखे थे, ठीक है, उनकी जातियों में धीरे धीरे क्या आई, निरंतरता, उनकी जातियों में वृद्धि नहीं, उनकी जातियों में कमी होती गई, और एक दिन वो ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे क्या हो जा रही हैं, विलुप्त तो होती चली जा रही हैं। ठीक, इस प्रकार से उनकी जातियों में क्या हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही थी। ठीक, अच्छा, दूसरी क्या होता है, विभिन्नताएं। जातियों में क्या होनी चाहिए, भिन्नताएं होनी चाहिए। अगर जातियों में यानी जीवों में, मतलब जो जातियां होती हैं उनमें भिन्नताएं नहीं होगी, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये दूसरे जीव हैं, ये तीसरे जीव हैं, चौथे जीव हैं, ये पांचवें जीव हैं। ठीक है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ठीक है, ये मनुष्य है, ठीक है, ये बैल है, ठीक है, कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, सब में अलग अलग होती है। दूसरा अगला आता है पृथ्वी पर जीव की निरंतरता। ये और इसी जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी हुई है। जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ये इसी के कारण, जन की प्रक्रिया के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। जो आप जनसंख्या है भारत की इतना, ये जनन के कारण ही आज संभव हो पाया। जनन की प्रक्रिया ना होती तो आज जनसंख्या इतना ना होती। ठीक है, सभी जातियां सभी जीव अपनी जातियों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं दिन प्रतिदिन लगातार। अच्छा, जो जो जनन होता है, ये जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार का होता है। एक है जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। अच्छा, लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कैसे जनन होता है? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर और मादा परस्पर आपस में मिलते हैं। जिसमें नर और मादा परस्पर आपस में मिलते हैं, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कैसे जनन होता है? अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन को एक और जनन कहते हैं। इसका एक नाम और है एकल जीव जनन। क्या नाम है इसका? एकल जीव जनन। इसका एक और नाम है एकल जीव जनन। एकल जीव जनन
मतलब अलैंगिक जनन कहिए या इसको एकल जीव जनन कहिए, ये अकेले यानी इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नर ही ठीक है अपनी जातियों में वृद्धि कर सकते हैं और मादा भी अपनी जातियों में क्या कर सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं। अलैंगिक जनन में इस प्रकार से होता है, लेकिन लैंगिक जनन में इस प्रकार से नहीं होता है। जब तक नर और मादा परस्पर संभोग नहीं करेंगे तब तक इसमें क्या होगा, लैंगिक जनन नहीं होगा, अर्थात तभी जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। अपने समान जीव तभी उत्पन्न कर पाएंगे जब क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। ठीक है, यानी परस्पर क्रिया होगी तब। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं लैंगिक जनन आप जब समझ लिए, जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में आपको हमने बता दिया, अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया। अलैंगिक जनन क्या है कह रहे हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन के बारे में कुछ और बातें क्या कह रहे हैं, यह जनन की एक सरल विधि है। अलैंगिक जनन क्या है, ये जनन की एक सरल विधि है, क्योंकि इसमें एक ही जीव अपनी जातियों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन इसमें एक ही जीव यानी लैंगिक जनन में एक ही जीव अपनी जातियों में वृद्धि नहीं कर सकता। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, तभी अपनी जातियों में वृद्धि कर पाएंगे, अन्यथा अपनी जातियों में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान से समझना, ठीक। अच्छा, कह रहे हैं आगे आपको, कह रहे हैं संततियां आकार की, ठीक है, या अनुवांशिकी दोनों प्रकार से अपने जनकों में समान वृद्धि यानी समान होती है। यानी ये आकार की जो अलैंगिक जनन होता है ये आकार में, ठीक है, प्रकार में यानी सभी चीजों में अपने, ठीक है, संतति के क्या होते हैं, समान होते हैं। इनमें जो इनसे यानी अलैंगिक जनन से जो संतति जन्मती है वो एकदम इसके क्या होती है, समान होती है। ठीक है, एकदम इसके समान हूबहू एकदम जैसे होता है। इसमें लैंगिक जनन में कुछ क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि 50% गुण माता का और 50% गुण पिता का पाया जाता है लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन के दौरान। लेकिन अलैंगिक जनन के दौरान ऐसा नहीं होता है। इसमें नर का जो मिलता है तो 50 सीधा 100% नर का, अगर मादा रहती है तो सीधा मादा का 100%। इसमें इसीलिए इसके जो जीव जन्मते हैं वो हूबहू एकदम इसके क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों एकदम एक समान बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन के कुछ लक्षण हैं। अलैंगिक जनन के कुछ लक्षण हैं, लक्षणों को हम समझ लेंगे, सुन लेंगे एक बार कि अलैंगिक जनन के क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है यह केवल एक जनक द्वारा होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि यह केवल क्या होता है, एक जनक को द्वारा होता है। जनक यानी यह एक नर के द्वारा, एक मादा के द्वारा होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसमें जोड़े की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें जोड़े की आवश्यकता होती है। नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए। लेकिन अलैंगिक जनन करने के लिए, ठीक है, युग्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। नर अकेले जीव उत्पन्न कर सकता है और मादा अकेले जीव उत्पन्न कर सकती है। अच्छा, कह रहे हैं इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। इसमें द्विसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्र का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, सूत्री विभाजन सिर्फ क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है। इसलिए इसे कायिक या, ठीक है, सोमैटोजेनिक जनन कहते हैं। इसे कायिक जनन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी काया से ही जन्म हो जाता है, ठीक है, अलैंगिक जनन में ही, ठीक है। इनके शरीर का, जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव पढ़े हैं, ठीक है, उसी प्रकार के जीव ये अपने शरीर को 2 बराबर भागों में बांटकर, ठीक है, ऐसे ऐसे अपनी जातियों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इस प्रकार से। अच्छा, आगे करें, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, कह रहे हैं। तथा संततियां जनक के समान होती हैं। जो संततियां जन्मती हैं यानी जो बच्चे इनके जन्मते हैं वो एकदम हूबहू इनके समान होते हैं, अपने माता पिता के, यानी जो जिसके होते हैं वो उसके एकदम बिल्कुल समान होते हैं।
गए हैं, जनन के लिए विशेष जनन अंगों का विकास नहीं होता। इनमें जनन करने के लिए विशेष अलग प्रकार से जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में जनन करने के लिए एक अलग प्रकार से अंग की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है। दोनों का एक साथ हम बताते हैं, आपको चल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जनन के क्या लक्षण हैं और लैंगिक जनन के क्या लक्षण है और अलैंगिक जनन के क्या लक्षण है। दोनों के लक्षण हम बताते हैं, आपको चल रहे हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, तीव्र दर से होता है, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन होता है कि तीव्र दर से, उतना तीव्र दर से नहीं हो पाता, इसमें समय ज्यादा लगता है। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि प्रायः यह निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि, जैसे जीवाणु मतलब इसमें जो जीव जन्मते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं। अलैंगिक जनन के जो जीव जन्मते हैं वो क्या होते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं। किस श्रेणी के होते हैं, निम्न श्रेणी। इसके अंतर्गत जैसे जीवाणु आ गया, क्या आ गया, जीवाणु आ गया, शैवाल आ गया, शैवाल हो गया, ठीक है। ऐसे ही जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। इस प्रकार से इसमें आते हैं, ठीक। ये निम्न श्रेणी के जीव हैं जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हम आपको बता दिए। अब आगे आपको दो विभाजन बताएंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और जहां समझ में ना आए उस पॉइंट पे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट को हल करने के लिए तत्पर सदा तैयार रहता हूं कि अगर जहां आपको समझ में नहीं आएगा अगली वीडियो में पुनः हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।